हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं संभावित प्रश्न जो बहुत सारे एग्जाम में, जैसे एमपीपीएससी, एसएससी, पटवारी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। देखिए, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे क्वेश्चनों का, साइंस का, सारे क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिन क्वेश्चंस की रिपीट होने की संभावना है। तो बहुत बहुत ध्यान से आपको सुनना है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको नोट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण संतुलन के लिए कितने भूभाग पर वन होना चाहिए। मीन्स अगर आपको पर्यावरण को संतुलित करना है तो एटलीस्ट 33% भाग पर वन होना अनिवार्य है। दूसरा क्वेश्चन है कि वैश्विक तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से कम बढ़ोतरी के लिए क्या प्रयास किए जाने। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनके उत्सर्जन में क्या करनी चाहिए, कमी करनी चाहिए। आप बता सकते हैं कि भारत ने किस ईयर तक ज़ीरो न्यूट्रल कार्बन का लक्ष्य रखा है। मैं ही बता देती हूँ आपको, 2070 तक भारत ने ये लक्ष्य रखा है कि हमको ज़ीरो कार्बन न्यूट्रल करना है। इसके लिए जो नवीनीकरणीय ऊर्जा, सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा, इस सब को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र की तरह किया था। तो ये प्रयोग सबसे पहले किया था, भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र की तरह, महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद हड़ताल में। और जो सबसे पहला उनका सत्याग्रह था वो था कौन सा, चंपारण सत्याग्रह। तो इसको याद रखना है। फिर धान में खैरा रोग हो जाता है, तो खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है, जो तो जिंक की कमी से होता है, इसको भी याद रखना है। फूल गोभी में विप्टेल रोग होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं उनमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं क्योंकि मोलिब्डेनम की कमी हो जाती है। तो जिस तरीके से ह्यूमन को अपने प्रॉपर ग्रोथ के लिए विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स लेने पड़ते हैं, उसी तरीके से जब प्लांट ग्रोथ करते हैं तो उनमें मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो उचित मात्रा में होना अनिवार्य होता है। कांग्रेस से पूर्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन कलकत्ता का इंडियन एसोसिएशन था। इसकी स्थापना एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कब की थी। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं कि इंडियन एसोसिएशन की अध्यक्षता या स्थापना किसने की थी। तो एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। कब की थी, 1876 में की थी। और कहाँ पर की थी, तो कलकत्ता में की थी। इतने क्वेश्चन आपको इससे याद रखना है। फिर आलू का वानस्पतिक नाम क्या है, तो सोलेनम ट्यूबरोसम। ये सोलेनेसी फैमिली से आता है, ये भी याद रखना है आपको। 1 एकड़ भूमि का क्षेत्रफल कितने वर्ग गज होता है, तो ये 4840 वर्ग गज होता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष की अवधि के पश्चात करते हैं, तो प्रत्येक 5 वर्ष में क्या होता है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अभी कौन से नंबर का वित्त आयोग चल रहा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। वित्त आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है, N.K. सिंह, नंद कुमार सिंह जो है वो कौन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध में काफ़ी लोगों ने, निहत्थे लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए थे। तो आपने पढ़ा होगा ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कब हुआ था, इसकी डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल सन 1919। ये पंजाब में एक जगह है जिसे जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल 2 व्यक्ति थे जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिनकी गिरफ्तारी के विरोध में एक आंदोलन, मतलब एक सभा का आयोजन हो रहा था। और फिर वहाँ पर बिना बताए अंग्रेजों ने गोलियां चला दी, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है, तो जो द्वितीय से सप्तम मंडल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखिएगा। किस प्रकार के संप्रेषण के लिए निर्धारित नियम होते हैं, तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, औपचारिक कम्युनिकेशन होता है, औपचारिक संप्रेषण होता है, उसके लिए क्या होते हैं, नियम पहले से तय होते हैं कि किस तरीके का आपको वार्तालाप करना है। फिर हम केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कृषक वर्ग की कोई भी महिला
बिना आभूषणों के नहीं देखी जा सकती थी। यह कथन किसका था? तो एक इतिहासकार थे बर्नी, उनका कथन था। इसका क्या मतलब था कि भारतीय जो इतिहास है तो उस टाइम पर कृषि की कितनी अधिक समृद्धता थी कि कोई भी महिला, कृषक महिला बिना आभूषणों के नहीं देखी जाती थी। संगठन में एक ही स्तर के कर्मचारी या अधिकारियों के मध्य होने वाला संप्रेषण क्या कहलाता है? तो क्षैतिज या समस्तरीय संप्रेषण कहलाता है। फिर आर्टिकल नंबर 263 में क्या बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर 263 इम्पोर्टेंट है। ये इंटर स्टेट काउंसिल की बात करता है। तो इंटर स्टेट काउंसिल मीन्स अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और आर्टिकल 262 क्या बात करता है? तो आर्टिकल 262 के तहत जो नदी विवाद है उसके लिए बात की गई है। इसको भी याद रखना है आपको। फिर किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? यह प्रश्न आईएएस के एग्जाम में, यूपीएससी में आ चुका है। इसको याद रखना है कि कौन से ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन में जो विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी उसे एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। इनकी रचनाएं यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। फिर ये संप्रेषण के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, अभी हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। फिर भारतीय संविधान के प्रवर्तन के बाद सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था? तो सबसे पहले पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कार्यों का बंटवारा कौन करता है? तो जो मंत्रिमंडल सचिवालय रहता है उसके द्वारा क्या किया जाता है? कार्यों का बंटवारा किया जाता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि यूएसए में कैसी नागरिकता है? तो यूएसए में दो प्रकार की नागरिकता होती है, एक तो देश की नागरिकता होती है और एक जो जिस प्रोविंस में रहते हैं उसकी नागरिकता होती है। फिर राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीजी खरे जो थे वो कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान का ये 351 नहीं, यहाँ पर 315 होना चाहिए। 315 आर्टिकल में क्या बताया गया है? लोक सेवा आयोग का प्रावधान बताया गया है, आपको याद रखना है ये। फिर किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच किस न्यायिक उपचार के द्वारा कर सकता है? तो अधिकार परीक्षा के द्वारा कर सकता है। ये रिट में मेंशन है, 5 प्रकार की रिट है। आर्टिकल नंबर 32 याद रखना है, जो सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल नंबर 226 के द्वारा रिट दायर की जा सकती है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान करने की आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो वो था 61वां संविधान संशोधन, इसको याद रखिएगा। फिर 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1906 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तो अध्यक्षीय भाषण को उनके स्थान पर किसने दिया था या पढ़ा था? तो 1906 में जो कलकत्ता सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें दादा भाई नौरोजी की स्थान पर जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे उन्होंने अध्यक्षीय भाषण को पढ़ा था, इसको भी याद रखना है। फिर संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने सब्जेक्ट हैं? ये प्रश्न पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची में कितने सब्जेक्ट हैं? तो 29 सब्जेक्ट हैं। अब ये हमें कैसे याद रहेगा कि 29 सब्जेक्ट 11वीं अनुसूची में है कि 12वीं अनुसूची में है? तो 2 + 9 = 11। तो आपको याद रखिएगा कि 11वीं जो शेड्यूल है मतलब 11वीं अनुसूची है उसमें 29 विषय हैं और जो 12वीं अनुसूची है उसमें 18 विषय हैं, इसको आपको याद रखना है। फिर बारदौली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? तो बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? ये 1928 में हुआ था, याद रखिएगा। और इस टाइम पे जो प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे बम्बई के वो थे लेस्ली विल्सन। विल्सन का नाम याद रखना है आपको।
स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका नाम याद रखना है। ये राज्यसभा, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। ये प्रश्न ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि आप जानते हैं कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो भी आंसर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही होगा। फिर भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो आप जानते हैं कि आपने डी ज़्यूरो और डी फैक्टो 2 शब्द सुने होंगे। मतलब एक जो नाम मात्र के लिए शासक होते हैं, तो भारत में जो नाम मात्र के शासक होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन जो वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करेगा? तो सारे कार्य वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श से करते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होंगे? तो ये था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में। इसको याद रखना है आपको, जिसके तहत क्या बोला गया था कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होंगे। फिर 44वें संविधान संशोधन के दौरान अमेंडमेंट भी किए गए। फिर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार या एंटरिम कैबिनेट का गठन कब हुआ? एंटरिम गवर्नमेंट का गठन कब हुआ? तो याद रखना है आपको, सितंबर 1946। अब हमें ये कैसे याद रहेगा कि सितंबर है कि अक्टूबर है कि कौन सा मंथ है? तो जवाहरलाल नेहरू के अंतरिम सरकार का गठन करने का उद्देश्य क्या था कि अब हम खुद की गवर्नमेंट बनाना चाहते थे, तो हम अंग्रेजों के सितम को खत्म करना चाहते थे। तो अब आपको याद रहेगा कि सितंबर 1940। संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? तो संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे। भारत में सबसे अधिक वनाच्छादित प्रतिशत क्षेत्र है तो मिजोरम का है। ये अब तो जो न्यू आंकड़े हैं उसके अनुसार बदल गए होंगे, इसको छोड़ दीजिएगा। फिर कील नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो कील नहर है वो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, इसको याद रखना है। फिर यदि आपसे ऐसा पूछा जाता है कि स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है, तो स्वेज नहर याद रखिएगा, भूला से याद करते हैं इसको, कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मानसरोवर झील से होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सफ़ेद कोयला किस प्रकार की विद्युत को कहा जाता है? सफ़ेद कोयला किसे कहा जाता है? जल विद्युत को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सफ़ेद कोयला मतलब उससे कोई पोल्यूशन नहीं होगा, तो जो जल विद्युत है उससे भी पोल्यूशन नहीं होता है। लिक्विड गोल्ड किसे कहा जाता है? तो जो खनिज का तेल होता है उसे लिक्विड गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत अधिक यूजफुल होता है गोल्ड की जैसे। परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। जो भी इकोसिस्टम में ऊर्जा आती है वो सन के द्वारा आती है। और जो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो एनर्जी का पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है, और जो एनर्जी है वो एक रूप से दूसरे रूप में 10% जो है वो एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है, जिसे लिंडमैन का नियम कहा जाता है। ये प्रश्न भी यूपीएससी में आया है, तो इसको याद रखिएगा आप। भारत में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन किस ऊर्जा के द्वारा होता है? तो तापीय ऊर्जा के द्वारा होता है, इसको भी याद रखना है। फिर ये वाले क्वेश्चन हम इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फिर कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि मेकोंग नदी किस सागर में गिरती है? तो मेकोंग नदी किस सागर में गिरती है? तो दक्षिण चीन सागर में गिरती है, इसको याद रखिएगा। भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? तो यूएसए से लिया है। जो प्रस्तावना की भाषा है वो कहाँ से ली है? तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली है। जो डीपीएसपी है ये कहाँ से लिया है? ये आयरलैंड से लिया है। इस तरीके से जो रिसोर्सेज से हमने जिस देशों से संविधान को अपनाया है वो आपको याद होना चाहिए, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो जो 1919 का अधिनियम था उसमें भारत में क्या है? उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, तो इसको याद रखना है।
फिर जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका पृथक संविधान है। अब ये है नहीं, अब ये था हो जाएगा, क्योंकि अब 370 को हटा दिया गया है, कुछ प्रावधानों को हटा दिया गया है। तो जो जम्मू कश्मीर का पहले जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, तो वो कब अंगीकार किया गया था उसे याद रखिएगा, 1957 में। तो 1857 की क्रांति आप सभी को याद रहती है, तो उसके 100 वर्ष के उपरांत ऐसा कुछ याद कर लीजिएगा। फिर ये कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इनको याद रखना है आपको। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।